पाठ 6 पंच परमेश्वर। जुम्मन शेख और अलगू चौधरी में गाढ़ी मित्रता थी। साझे में खेती होती थी, कुछ लेन देन में भी साझा था। एक दूसरे पर अटल विश्वास था। जुम्मन जब हज करने गए तो अपना घर अलगू को सौंप गए थे और अलगू जब कभी बाहर जाते तो जुम्मन पर अपना घर छोड़ देते थे। जुम्मन शेख की एक बूढ़ी खाला थी। उनके पास थोड़ी सी मिल्कियत थी, परंतु निकट संबंधियों में कोई न था। जुम्मन ने लंबे चौड़े वायदे करके वह मिल्कियत अपने नाम करा ली थी। जब तक दान पत्र की रजिस्ट्री ना हुई तब तक खाला जान का खूब आदर सत्कार किया गया। उन्हें खूब स्वादिष्ट पदार्थ खिलाए गए। हलवे पुलाव की वर्षा सी की गई, पर रजिस्ट्री की मुहर ने इन खातिरदारियों पर भी मानो मुहर लगा दी। जुम्मन की पत्नी करीमन रोटियों के साथ कड़वी बातों के कुछ तेज तीखे सालन भी देने लगी। जुम्मन शेख भी निठुर हो गए। अब बेचारी खाला जान को प्रायः नित्य ही ऐसी बातें सुननी पड़ती थीं। बुढ़िया न जाने कब तक जिएगी। 2-3 बीघे ऊसर क्या दे दिया, मानो मोल ले लिया है। बघारी दाल के बिना रोटियां गले नहीं उतरती। जितना रुपया इसके पेट में झोंक चुके उतने से तो अब तक गांव मोल ले लेते। कुछ दिन खाला जान ने सुना और सहा, पर जब ना सहा गया तब जुम्मन से शिकायत की। जुम्मन ने गृह स्वामिनी के प्रबंध में दखल देना उचित न समझा। कुछ दिन तक और यूं ही रो धोकर काम चलता रहा। अंत में एक दिन खाला ने जुम्मन से कहा, बेटा तुम्हारे साथ मेरा निर्वाह न होगा, तुम मुझे रुपए दे दिया करो, मैं अपना पका खा लूंगी। जुम्मन ने धृष्टता के साथ उत्तर दिया, रुपए क्या यहां फलते हैं? खाला ने नम्रता से कहा, मुझे भी कुछ रूखा सूखा चाहिए कि नहीं? जुम्मन ने गंभीर स्वर से जवाब दिया, तो कोई ये थोड़े ही समझा था कि तुम मौत से लड़कर आई हो। खाला बिगड़ गई। उन्होंने पंचायत करने की धमकी दी। जुम्मन हंसा, जिस तरह कोई शिकारी हिरन को जाल की तरफ जाते देखकर मन ही मन हंसता है। वह बोला, हां जरूर पंचायत करो, फैसला हो जाए। मुझे भी रात दिन की खटपट पसंद नहीं। पंचायत में किसकी जीत होगी, इस विषय में जुम्मन को कुछ भी संदेह न था। आसपास के गांव में ऐसा कौन था जो उसके अनुग्रहों का ऋणी ना हो? ऐसा कौन था जो उसको शत्रु बनाने का साहस कर सके? किसमें इतना बल था जो उसका सामना कर सके? आसमान के फरिश्ते तो पंचायत करने आएंगे नहीं। इसके बाद कई दिन तक बूढ़ी खाला हाथ में एक लकड़ी लिए आसपास के गांव में दौड़ती रही। कमर झुककर कमान हो गई थी। एक एक पग चलना दूभर था, मगर बात आ पड़ी थी। उसका निर्णय करना जरूरी था। चारों ओर से घूम घाम कर बेचारी अलगू चौधरी के पास आई, लाठी पटक दी और दम लेकर बोली, बेटा तुम भी पल भर के लिए मेरी पंचायत में चले आना। मुझे बुलाकर क्या करोगी? गांव के कई आदमी तो आएंगे ही। अपनी विपत तो सबके आगे रोआई, अब न आने का अख्तियार उनको है। यूं आने को आ जाऊंगा, मगर पंचायत में मुंह ना खोलूंगा। क्यों बेटा? अब इसका क्या जवाब दूं? अपनी खुशी। जुम्मन मेरा पुराना मित्र है, उससे बिगाड़ नहीं कर सकता। बेटा क्या बिगाड़ के डर से ईमान की बात न कहोगे? अलगू इस सवाल का कोई उत्तर न दे सके, पर उनके हृदय में ये शब्द गूंज रहे थे। संध्या समय एक पेड़ के नीचे पंचायत बैठी। शेख जुम्मन ने पहले ही फर्श बिछा रखा था। उन्होंने पान, इलायची, हुक्के, तंबाकू आदि का प्रबंध भी किया था। हां, वे स्वयं अलगू चौधरी के साथ जरा दूर बैठे हुए थे। पंच लोग बैठ गए तो बूढ़ी खाला ने विनती की, पंचों आज 3 साल हुए मैंने अपनी सारी जायदाद अपने भांजे जुम्मन के नाम लिख दी थी। इसे आप लोग जानते ही होंगे। जुम्मन ने मुझे रोटी कपड़ा देना कबूल किया। साल भर तो मैंने इसके साथ रो धोकर काटा, पर अब दिन रात का रोना नहीं सहा जाता। मुझे न पेट की रोटी मिलती है न तन का कपड़ा। बेबस बेवा हूं, कचहरी दरबार नहीं कर सकती। तुम्हारे सिवा और किसे अपना दुख सुनाऊं? तुम लोग जो राह निकाल दो उसी राह पर चलूं। अगर मुझ में कोई ऐब देखो तो मेरे मुंह पर थप्पड़ मारो। जुम्मन में बुराई देखो तो उसे समझाओ कि क्यों एक बेबस की आह लेता है। मैं पंचों का हुक्म सिर माथे चढ़ाऊंगी। रामधन मिश्र, जिनके कई असामियों को जुम्मन ने अपने गांव में बसा लिया था, बोले, जुम्मन को इस समय सदस्यों में विशेषकर वही लोग दिख पड़े जिनसे किसी न किसी कारण उसका वैमनस्य था। जुम्मन बोले,
पंचों का हुक्म अल्लाह का हुक्म है। खाला जान जिसे चाहे उसे बदें, मुझे कोई उजर नहीं। खाला ने चिल्लाकर कहा, अरे अल्लाह के बंदे, पंचों का नाम क्यों नहीं बता देता? कुछ मुझे भी तो मालूम हो। जुम्मन ने क्रोध से कहा, अब इस वक्त मेरा मुंह ना खुलवाओ, तुम्हारी बन पड़ी है, जिसे चाहो पंच बदो। खाला जान जुम्मन के आक्षेप को समझ गईं। वे बोली, बेटा खुदा से डरो, पंच न किसी के दोस्त होते हैं न किसी के दुश्मन। कैसी बात कहते हो? और किसी पर तुम्हारा विश्वास ना हो तो जाने दो। अलगू चौधरी को तो मानते हो, लो मैं उन्हीं को सरपंच बदती हूं। जुम्मन शेख आनंद से फूल उठे, परंतु भावों को छिपाकर बोले, अलगू ही सही, मेरे लिए जैसे रामधन वैसे अलगू। अलगू इस झमेले में फंसना नहीं चाहते थे। वे कन्नी काटने लगे, बोले, खाला तुम जानती हो कि मेरी जुम्मन से गाढ़ी दोस्ती है। खाला ने गंभीर स्वर में कहा, अलगू चौधरी सरपंच हुए। रामधन मिश्र और जुम्मन के दूसरे विरोधियों ने बुढ़िया को मन में बहुत कोसा। जुम्मन को पूरा विश्वास था कि अब बाजी मेरी है, अतएव शांत चित्त होकर बोले, पंचों 3 साल हुए, खाला जान ने अपनी जायदाद मेरे नाम कर दी थी। मैंने उन्हें एवज में खाना कपड़ा देना कबूल किया था। खुदा गवाह है, आज तक मैंने खाला जान को कोई तकलीफ नहीं दी। मैं उन्हें अपनी मां के समान समझता हूं। उनकी खदमत करना मेरा फर्ज है, मगर औरतों में जरा अनबन रहती है, इसमें मेरा क्या बस है। खाला जान मुझसे माहवार खर्च अलग मांगती हैं। जायदाद जितनी है वो पंचों से छिपी नहीं। उससे इतना मुनाफा नहीं होता है कि माहवार खर्च दे सकूं। इसके अलावा समझौते में माहवार खर्च का कोई जिक्र नहीं तो मैं भूल कर भी इस झमेले में ना पड़ता। बस मुझे यही कहना है, आइंदा पंचों को अधिकार है, जो फैसला चाहें करें। अलगू चौधरी को हमेशा कचहरी से काम पड़ता था, अतएव वह पूरा कानूनी आदमी था। उसने जुम्मन से जिरह शुरू की। एक एक प्रश्न जुम्मन के हृदय पर हथौड़े की चोट की तरह पड़ता था। रामधन मिश्र इन प्रश्नों पर मुग्ध हुए जाते थे। जुम्मन चकित थे कि अलगू को क्या हो गया। अभी यह अलगू मेरे साथ बैठा हुआ कैसी कैसी बातें कर रहा था, इतनी देर में ऐसी काया पलट हो गई कि मेरी जड़ खोदने पर तुला हुआ है। ना मालूम कब की कसर यह निकाल रहा है। क्या इतने दिनों की दोस्ती कुछ भी काम ना आएगी? जुम्मन शेख तो इसी संकल्प विकल्प में पड़े हुए थे कि इतने में अलगू ने फैसला सुनाया। जुम्मन शेख, पंचों ने इस मामले पर विचार किया। उन्हें यह नीति संगत मालूम होता है कि खाला जान को माहवार खर्च दिया जाए। हमारा विचार है कि खाला की जायदाद से इतना मुनाफा अवश्य होता है कि माहवार खर्च दिया जा सके। बस यही हमारा फैसला है। इस फैसले ने अलगू और जुम्मन की दोस्ती की जड़ हिला दी। अब वे साथ साथ बातें करते नहीं दिखाई देते। इतना पुराना मित्रता रूपी वृक्ष सत्य का एक झोंका भी ना सह सका। सचमुच वह बालू की ही जमीन पर खड़ा था। जुम्मन के चित्त में मित्र की कुटिलता आठों पहर खटका करती थी। उसे हर घड़ी यही चिंता रहती थी कि किसी तरह बदला लेने का अवसर मिले। दैवयोग से जुम्मन की पंचायत के 1 महीने बाद अलगू की बैलों की जोड़ी का एक बैल मर गया। जुम्मन ने दोस्तों से कहा, यह दगाबाजी की सजा है। अब अकेला बैल किस काम का? उसका जोड़ बहुत ढूंढा गया पर ना मिला। निदान यह सलाह ठहरी कि इसे बेच डालना चाहिए। गांव में एक समझू साहू थे। वह इक्का गाड़ी हाँकते थे। गांव से गुड़ घी लाद कर मंडी ले जाते। मंडी से तेल नमक भर लाते और गांव में बेचते। इस बैल पर उनका मन ललचाया। उन्होंने सोचा, यह बैल हाथ लगे तो दिन भर में बेखटके 3 खेप हो। आजकल तो एक ही खेप में लाले पड़े रहते हैं। बैल देखा, गाड़ी में दौड़ाया, मोल तोल किया और उसे लाकर द्वार पर बांध ही दिया। 1 महीने में दाम चुकाने का वायदा ठहरा। चौधरी को भी गरज थी ही, घाटे की परवाह न की। समझू साहू ने नया बैल पाया तो लगे उसे रगेदने। वह दिन में 3-3, 4-4 खेपे करने लगे। न चारे की फिक्र थी न पानी की, बस खेपों से काम था। एक दिन चौथी खेप में साहू जी ने दूना बोझा लादा। दिन भर का थका जानवर पैर न उठते थे, पर साहू जी कोड़े फटकारने लगे। बस फिर क्या था। बैल कलेजा तोड़कर चला। कुछ दूर दौड़ा और चाहा कि जरा दम ले लूं, पर साहू जी को जल्द पहुंचने की फिक्र थी। अतएव उन्होंने बड़ी निर्दयता से कई कोड़े फटकारे।
बैल ने एक बार फिर जोर लगाया, पर अब की बार शक्ति ने जवाब दे दिया। वह धरती पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर न उठा। साहू जी ने बहुत पीटा, टांग पकड़कर खींचा, नथनों में लकड़ी ठूस दी, पर कहीं मृतक भी उठ सकता है। तब साहू जी को कुछ शक हुआ। उन्होंने बैल को गौर से देखा, खोलकर अलग किया और सोचने लगे कि गाड़ी कैसे घर पहुंचे। 200-250 रुपए कमर में बंधे थे। इनके सिवा गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे, अतएव छोड़कर जा भी न सकते थे। लाचार बेचारे गाड़ी पर ही लेट गए, वहीं रत जगह करने की ठान ली। चिलम भरी और फिर हुक्का पिया। इस तरह साहू जी आधी रात तक नींद को बहलाते रहे। अपनी जान में तो वह जागते ही रहे। पौ फटते ही जो नींद टूटी और कमर पर हाथ रखा तो थैली गायब। घबराकर इधर उधर देखा तो कई कनस्तर तेल भी नदारत। अफसोस में बेचारे ने सिर पीट लिया। प्रातःकाल रोते बिलखते घर पहुंचे। सहुआइन ने जब यह बुरी सुनावनी सुनी तब पहले तो रोई, फिर अलगू चौधरी को गालियां देने लगी। निगोड़े ने ऐसा कुलच्छनी बैल दिया कि जन्म भर की कमाई लुट गई। इस घटना को कई महीने बीत गए। अलगू जब अपने बैल के दाम मांगते तब साहू और सहुआइन दोनों ही झल्लाए हुए कुत्ते की तरह चढ़ बैठते और अंड बंड बकने लगते। वाह, यहां तो सारे जन्म की कमाई लुट गई, सत्यानाश हो गया। इन्हें दामों की पड़ी है। मुर्दा बैल दिया था, उस पर दाम मांगने चले हैं। परंतु अलगू चौधरी के लिए 150 रुपए से इस तरह हाथ धो लेना आसान न था। एक बार वे भी गर्म हो उठे। शोरगुल सुनकर गांव के भले मानस जमा हो गए। उन्होंने दोनों को समझाया। वे परामर्श देने लगे कि इस तरह से काम न चलेगा, पंचायत कर लो, जो कुछ तय हो जाए उसे स्वीकार कर लो। साहू जी राजी हो गए। अलगू ने भी हामी भर ली। पंचायत बैठ गई तो रामधन मिश्र ने कहा, अब देरी क्या है, पंचों का चुनाव हो जाना चाहिए। बोलो चौधरी, किस किस को पंच बदते हो? अलगू ने दीन भाव से कहा, समझू साहू ही चुन लें। समझू खड़े हुए और कड़क कर बोले, मेरी ओर से जुम्मन शेख। जुम्मन का नाम सुनते ही अलगू चौधरी का कलेजा धक धक करने लगा, मानो किसी ने अचानक थप्पड़ मार दिया हो। रामधन अलगू के मित्र थे। वह बात को ताड़ गए। पूछा, क्यों चौधरी, तुम्हें कोई उजर तो नहीं? चौधरी ने निराश होकर कहा, नहीं, मुझे क्या उजर होगा। पंचों ने दोनों पक्षों से सवाल जवाब करना शुरू किया। बहुत देर तक दोनों दल अपने अपने पक्ष का समर्थन करते रहे। अंत में जुम्मन ने फैसला सुनाया, अलगू चौधरी और समझू साहू, पंचों ने तुम्हारे मामले में अच्छी तरह विचार किया। समझू को उचित है कि बैल का पुराना दाम दें। जिस वक्त उन्होंने बैल लिया उसे कोई बीमारी न थी। अगर उसी समय दाम दे दिए जाते तो आज समझू उसे फेर लेने का आग्रह न करते। बैल की मृत्यु केवल इस कारण से हुई है कि उससे बड़ा कठिन परिश्रम लिया गया और उसके दाने पानी का कोई अच्छा प्रबंध न किया गया। अलगू चौधरी फूले न समाये, उठ खड़े हुए और जोर से बोले, पंच परमेश्वर की जय। इसके साथ ही चारों ओर से प्रतिध्वनि हुई, पंच परमेश्वर की जय। थोड़ी देर बाद जुम्मन अलगू के पास आए और उनके गले से लिपट कर बोले, भैया, जब तुमने मेरी पंचायत की तब से मैं तुम्हारा प्राण घातक शत्रु बन बैठा था, पर आज मुझे ज्ञात हुआ कि पंच के पद पर बैठकर न कोई किसी का दोस्त होता है न दुश्मन। न्याय के सिवा उसे और कुछ नहीं सूझता। आज मुझे विश्वास हो गया कि पंच की जुबान से खुदा बोलता है। अलगू रोने लगे। इस पानी से दोनों के दिलों का मैल धुल गया। मित्रता की मुरझाई लता फिर हरी हो गई।